हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे द हिंदू का इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर आया है। ठीक है, कौन सा टॉपिक आज का हमारा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो न्यूज में भी चल क्यों रहा है, अभी रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए, पुराने टाइम में भी थोड़े टाइम से जब चल रहा है, ठीक है, तो जो हमारे देश के जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कंसेप्ट को काफी ज्यादा एक अच्छे से अपहोल्ड करा है, एक ऐसे टूल की तरह यूज करते हुए, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को इंटरप्रेट करा जा सके और उनको टेस्ट करा जा सके कि क्या जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के टेस्ट में खड़े उतर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, दिस इज हम कि क्यों न्यूज में था। हमारे पास कोई भी अगर हम ऐसा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एक अच्छा कोटेशन होना चाहिए। इसमें हम क्या बात करेंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसका मतलब ये है कि उसको जितनी भी वैल्यूज जो संविधान में दी गई हैं उसके ऊपर खड़ा उतरना पड़ेगा, ना कि जो बहुमत या मेजोरिटी बोल रही है उसको उनको खुश करने के लिए अपनी वैल्यूज को चेंज कर दिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब जो संविधान की दी हुई कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको अपहोल्ड करना पड़ेगा, बट मेजोरिटी को खुश करने के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, अगर हम बात करें पूरा डिस्क्रिप्शन में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि प्रिंसिपल्स और वैल्यूज, उन वैल्यूज की बात करता है जो संविधान में दी गई हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट और जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके एक्शंस गाइड करे जा सकते हैं, उनको बताया जा सकता है कि क्या आपके लिए बनाया गया है, क्या नहीं सूटेबल है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, ये सबसे पहले ये 19th सेंचुरी में ब्रिटिश क्लासिसिस्ट थे, वहां पे जो पॉलिटिकल थिंकर थे, ठीक है, वो जॉर्ज ग्रोट ने स्टार्ट करा था। और उन्होंने ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, इट इज एज अ पैरामाउंट रेफरेंस फॉर द फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को आगे लेके जाना चाहते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस में अगर बात करें तो जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जो टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ये एक्सप्लिसिटली मतलब साफ साफ कहीं पे भी संविधान में मेंशन नहीं है। ये डिराइव्ड कंसेप्ट है, ये इम्प्लिसिट कंसेप्ट है। हमारे भारत में पहली बार ये टर्म डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही यूज करी थी। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे इमेज प्रोवाइड करी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो हमारे संविधान में दी गई है उसमें कौन सी चीजें बताई गई हैं। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और रूल ऑफ लॉ। ये प्रिंसिपल सारे हमारे इन वैल्यूज को अपहोल्ड करते हैं। अगर हम प्रॉपर बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसके कौन से पिलर्स हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जैसे कोर वैल्यूज कौन सी हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म और इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करना, ये सारे इसमें काउंट करते हैं। उसके बाद रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो देश का कानून है वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, उसमें सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर सब उसी के अंडर आते हैं। आप एक लोग के सामने सबको बराबर ट्रीट करोगे और कोई भी कानून के ऊपर नहीं होगा। उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ये इसलिए यूज होते हैं ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो फंक्शनिंग है उसको इंश्योर करा जा सके कि वो सही चल रही है, जहां पे सिटीजन्स के पास राइट है डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं उनको रिस्पेक्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करना, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारे इसके पार्ट काउंट करे जाते हैं। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे पास तीन पिलर्स हैं, एक है आपका लेजिस्लेटिव, फिर आपका जुडिशरी, फिर आपका एग्जीक्यूटिव। इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होना बहुत जरूरी है ताकि बैलेंस बना रहे पावर में इन तीनों पिलर्स के बीच में, और कोई भी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच में इंटरफेयर ना करे और एक ब्रांच ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाए। फिर चेक एंड बैलेंसेस, हमको ऐसे मैकेनिज्म और ऐसे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने पड़ेंगे जो कि चेक एंड बैलेंस की तरह एक्ट करेंगे, ताकि कोई भी जो पिलर है, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, अपनी पावर का गलत यूज ना करे, पावर को अब्यूज ना करे, और जो इंडिविजुअल्स के राइट है उसको प्रोटेक्ट करा जा सके। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, जो हमारा संविधान है उसको इस हिसाब से इंटरप्रेट करा जाएगा कि जो संविधान की अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स या वैल्यूज हैं उनको हम अडॉप्ट कर सकें, और बदलते वक्त के साथ कोई भी अगर सोसाइटल नीड है, कोई भी ऐसे हालात आता है तो हम उसको चेंज कर सके। फिर एथिकल गवर्नेंस शो करनी पड़ेगी ताकि गवर्नेंस में एथिकल कंडक्ट दिखे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और पब्लिक सर्विस में इंटीग्रिटी हो, जिसकी वजह से लोगों का इस चीज पे ट्रस्ट बिल्ड हो सके। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में कौन से पिलर्स बताए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दोबारा दोबारा से लाइमलाइट में आती है, और इन जजमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट है वो हम बिना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट
जजमेंट्स को समझे बिना उनको डिस्कस करे हम नहीं आगे बढ़ सकते। तो सबसे पहले एसपी गुप्ता केस था, जिसको हम फर्स्ट जस्टिस केस भी बोलते हैं, जो कि 1982 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, अगर आप संविधान को वायलेट कर रहे हो तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का बहुत सीरियस ब्रीच माना जाएगा, वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। फिर 2010 में नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इनका केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स का जो आइडिया है, जो उनको अपहोल्ड करने का आइडिया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है रेदर देन कि समाज क्या सोचता है। ठीक है। जो संविधान की दी हुई वैल्यूज है उसको ज्यादा प्राइमेसी दी जाएगी ओवर द सोसाइटीज परसेप्शन। सोसाइटी की परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर टेक ओवर कर लेगी। इसमें किस बारे में बात करी गई थी? लेजिटिमेसी ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप्स। ठीक है। उसके बाद एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जो कि 2018 का है। सुप्रीम कोर्ट में इसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को संविधान की स्पिरिट के साथ इक्वल कर दिया था, कि जो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है इज इक्वल टू स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड नहीं हो पाएगा। उसके बाद नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिस्टिंक्शन बनाई थी, उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट करा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अलग अलग होती है और पब्लिक मोरालिटी अलग होती है। कोर्ट ने इसके चलते जो हमारा आईपीसी का पेनल कोड का जो सेक्शन 377 था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, जो कि पहले होमोसेक्सुअलिटी का जो सेम सेक्स रिलेशनशिप को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करा गया था, बट उसको अब हटा दिया गया। उसके बाद इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस है, जो कि 2019, जिसको हम फेमस किस नाम से जानते हैं? सबरीमाला केस, टेम्पल केस। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये रूल करा, ये जजमेंट दी कि अगर आप वुमेन को एक्सक्लूड कर रहे हो, जो कि खास करके 10 से 50 साल के बीच की जो वुमेन है उनको टेम्पल एंट्री में बैन करा गया था, तो वो वॉयलेट करता है हमारे जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के 4 की प्रिंसिपल्स है। वो कौन से हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कुछ सिग्निफिकेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करती है और उनको और इंपॉर्टेंट बनाती है। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की सिग्निफिकेंस क्या है, ये ओवरऑल क्यों सिग्निफिकेंट है? सबसे पहले प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ सिटीजन, ये जितने भी सिटीजन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ये इंश्योर करते हुए कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो रूल ऑफ लॉ के प्रति, और जितने भी प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी उसको अपहोल्ड करा जा सके। फिर जितने भी डेमोक्रेटिक आइडियल्स है उसको प्रमोट करा जा सके। ठीक है। इसमें हम हमारी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करते हैं। कैसे? गवर्नमेंट को बेसिकली विल ऑफ पीपल के साथ कंस्ट्रेन करा जाता है कि जो लोगों की मर्जी है उसको गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सारी चीजें नहीं कर सकती है, और जो संविधान का प्रिंसिपल्स है उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटीज, इंटरप्रेट लॉज और स्टैट्यूज, बेसिकली हमको इस हिसाब से इंटरप्रेट करने पड़ेंगे, उसको समझना पड़ेगा। अगर वो बाय चांस हमारे आने वाले टाइम में बदलते वक्त के साथ अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो उसको नलीफाई करना पड़ेगा, ताकि समाज में पॉजिटिव चेंज आ सके। उसके बाद क्रिएटिंग इंक्लूसिव सोसाइटी, हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस चीज में हेल्प करता है कि जो हमारा समाज में सोशल कोहिजन है, कि जो अलग अलग तबके के लोग हैं वो साथ मिलकर रह सके, हमारी जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट करा जा सके, उनको रिकॉग्नाइज करा जा सके, और राइट हमारे सिटीजन्स के जितने भी राइट्स हैं रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड और आइडेंटिटी, वो कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी क्या आइडेंटिटी है, उसको साइड में रखते हुए उन सबको प्रोटेक्ट करा जाए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो कंसेप्ट है उसमें कुछ कुछ इश्यूज है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ क्लैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पूरा कंसेप्ट है ये कहीं पे भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो कहीं भी एक्सप्लिसिटली हमारी इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है। इसकी वजह से क्लैरिटी में कमी देखने को मिलती है। इसको अलग टाइम के हिसाब से जस्टिफाई करा जा सकता है, यूज करा जा सकता है अपने एक्शन और डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए, जिसकी वजह से जो प्रिडिक्टेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है उसको अंडरमाइन करा जा सकता है, उसकी साइडलाइन करा जा सकता है, जो कि खतरा माना जाएगा। उसके बाद इट कैन लेड टू द जुडिशियल ओवरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इस डॉक्ट्राइन को हम बिना किसी लिमिट या बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ यूज करते हैं तो जुडिशियल ओवररीच देखने को मिल सकता है। जुडिशियल ओवररीच मतलब कि जो जुडिशरी है वो नॉर्मल लॉज को भी नलीफाई करने के लिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के डोमेन में एंटर करेगी, जिसकी वजह से जुडिशियल ओवररीच देखने को मिलेगा। फिर सब्जेक्टिविटी, इसको बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ये वक्त के हिसाब से जो इंसान उसको इंटरप्रेट कर रहा है, जो कोर्ट उसको जजमेंट दे रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से हर जगह चेंज हो सकता है। ठीक है। इसमें इस वजह से बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है, कहीं पे भी आप कंक्रीट
कंप्लीट डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बाद लैक ऑफ पॉपुलर लेजिटिमेसी, इसका मतलब क्या हुआ, ये लोगों की पॉपुलर कंसेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है, बट ये समाज के ऊपर थोप दिया जाता है इन द नेम ऑफ पब्लिक मोरालिटी, जो कि खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को देखते हुए। ये मैंने आपको यहाँ पे एक और इमेज प्रोवाइड करी है, यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि हम कैसे इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच का जो ब्रिज है, जो बैलेंस है, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, अगर हम इंडिपेंडेंस देखें तो कोलिजियन सिस्टम है, बाहर का इंटरफेरेंस नहीं है। बट अगर हमको उसमें भी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो अगर हम जो भी वहां से सिलेक्शन ली जा रही है कोलिजियम सिस्टम से, वहां पे ट्रांसपेरेंसी, उसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हमने कैसे उसको अपॉइंट करा है। फिर अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, अगर उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखनी है तो बाहर से कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं करा जाता। बट अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें, तो एक रीजन और पब्लिश जजमेंट्स पास करनी पड़ती है, ताकि लोगों के पास आइडिया जा सके कि किस रीजनिंग के तौर पे ये जजमेंट्स पास करी गई हैं। फिर अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें, अगर उसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखनी है, तो जो सैलरीज हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती हैं, उसको आप चेंज नहीं करा जा सकता। अब बट अगर इसकी हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें, तो उसको ऑडिट करा जा सकता है, उसके ऊपर ओवरसाइट रखी जा सकती है कि क्या उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। उसके बाद अगर आप कंडक्ट की बात करें, अगर उसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखनी है, तो उनके जितने भी जुडिशियल एक्ट हैं वो उसके लिए उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है। बट अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है, तो हमारे पास प्रॉपर इन हाउस कंप्लेंट्स प्रोसीजर है कि अगर आपको लग रहा है कि कोर्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे कोर्ट गलत जजमेंट दे रहा है, तो आप इन हाउस ही कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हैं, इश्यूज जो अभी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कि इसका आगे का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कि ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं, ऐसे कौन से मेजर्स लिए जाएं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में जितनी भी लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करा जा सके और उसको और स्ट्रेंथन करा जा सके। सबसे पहले जितने हमारे इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी उनकी इंटीग्रिटी और उनकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन करना पड़ेगा और इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुई, सीबीआई हुई, इनको थोड़ी सी और इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर प्रमोटिंग सिविक एजुकेशन, हमको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी लोगों में, और उनके उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनके बारे में समझाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी और इन वैल्यूज को प्रमोट करना पड़ेगा, खास करके पब्लिक में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूथ है, जो देश का युवा है, उसको ये चीज समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद एनहांसिंग एक्सेस टू द जस्टिस, हमको जो जस्टिस के प्रति जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। खास करके कुछ मार्जिनलाइज्ड और जो वनरेबल कम्युनिटीज है, जो खतरे में रहती हैं, उनको ज्यादा जरूरत रहती है, उनके लिए जस्टिस ज्यादा एक्सेसिबल होना चाहिए, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड कर सकें। फिर एक एथिकल लीडरशिप प्रमोट करनी पड़ेगी। एथिकल लीडरशिप मतलब जहाँ पे लीडर्स एथिकल है, उनका गवर्नेंस का जो प्रोजेक्ट है वो सही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो ट्रांसपेरेंट है, उतने जितने भी प्रैक्टिसेस है हर लेवल पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ अलाइंड होनी जरूरी है। उसके बाद इवॉल्विंग चैलेंजेस के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमको हमारे जितने भी इमर्जिंग चैलेंजेस है उसको एड्रेस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को देखते हुए, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन को डील करना पड़ेगा, और जितने एनवायरमेंटल कंसर्न्स है वो हमको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसका कंसेप्ट इतने सदियों पुराना अगर चलता आ रहा है तो वो सेम का सेम रह जाए, आने वाले टाइम में सर्कमस्टांस अगर बदलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये था वे फॉरवर्ड कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें, तो जो जुडिशरी है वो संविधान के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है कि हम कैसे बदलाव लेके आएंगे, उसको अपहोल्ड करती है। हालांकि इन्होंने चैलेंज भी करा है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस है उसको बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फेसाइज करा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंश्योर करने के लिए कि एक अच्छी गवर्नेंस चल पा रही है या नहीं। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको लिंक करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से, जो कि केशवानंद भारती केस में भी बताया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का केस बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो संविधान की आइडेंटिटी है, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये दोबारा से आईआर कोलिहो केस, जो कि 2007 का केस है, उसमें भी बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर और आइडेंटिटी के साथ लिंक्ड है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिलेबस के लिए, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, चाहे वो पॉलिटी है चाहे वो गवर्नेंस है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि देश का संविधान वर्क कैसे कर रहा है और उसको अपहोल्ड करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स लागू करे जाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।